अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ जर्नी विद चैनल। नाज़रीन, आपको पता होगा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आर्ट एंड मीडिया में बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान को इनोवेटिव आर्ट एंड कल्चर के हब के तौर पर दिखाना चाहते हैं। आज के गेस्ट को उसी एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पर हमने इनवाइट किया है। आज के गेस्ट बहुत ही टैलेंटेड हैं। बहुत सारे लोगों से मैं काम करने के दौरान मीडिया में बहुत इंस्पायर हुई थी एंड ही इज़ वन ऑफ देम। वो एक आर्ट डायरेक्टर हैं, प्रोडक्शन डिज़ाइनर हैं, इसके अलावा विजुअल स्टोरी टेलर हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि विजुअल आर्ट क्या होती है, तो हम इस बारे में भी आज बात करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे बिगेस्ट ब्रांड्स, जिसमें से कोक स्टूडियो सीज़न 14 के एपिसोड पसूरी सॉन्ग को तो आप सब जानते होंगे, उनके भी सारे विजुअल आर्ट एंड डिज़ाइन का काम उन्होंने किया है। और इसके अलावा 6 एपिसोड्स वो टोटल कोक स्टूडियो के साथ कर चुके हैं। और बहुत सारे अवार्ड्स, जिसमें से एक हम स्टाइल अवार्ड कैटेगरी एज एन एमर्जिंग टैलेंटेड पर्सन जो थे वो नॉमिनेट हुए और उन्होंने विन किया बेस्ट आर्ट डायरेक्टर का अवार्ड। और इसके अलावा सादिकीन प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान का भी अवार्ड इनको दिया गया है। तो आइए वेलकम करते हैं हमारे आज के अमेजिंग गेस्ट को, जिनका नाम है हाशिम अली। वेलकम हाशिम इन आवर शो, गुड टू सी यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुझे तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनके साथ केमिस्ट्री जब काम करते हैं, जिस तरह आपको पता है हमने दुआई रीम में भी काम किया है इकट्ठे, राजकुमारी में भी, और ये क्रेडिट इनको जाता है, इन्होंने हमें कितने घंटे खूबसूरत दिखाने में लगाए और जब चलने लगे तो पाँव नहीं उठाया जा रहा था, इतना ज़्यादा वजन था ज्वेलरी का। लोगों को तो एक क्लिक नज़र आता है ना उसके पीछे। कितनी देर, आई थिंक राजकुमारी में तो बहुत स्टाइलिंग में लगे थे, बहुत ज़्यादा। और फिर भी हैट्स ऑफ, आई मीन इट वाज, जो इम्पैक्ट था ना, दैट वाज ब्यूटीफुल। तो हमारा जो फर्स्ट सेगमेंट है, इसका नाम है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। तो हाशिम, जो हमारा फर्स्ट सेगमेंट है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी, आपकी कहानी जब पढ़ रहे थे तो स्टार्टिंग में आप बड़े नर्ड टाइप के स्टूडेंट होते थे। स्टार्टिंग में क्या, अभी तक अभी तक फुल नर्ड। मतलब कोई भी जो मुझे जानता है, स्कूल में तो खैर नहीं, जब स्कूल में मैं था तो स्कूल में ये होता था कि सब कुछ ही पढ़ना पड़ता था, तो उसमें नाम मैथ्स मुझे अभी तक नहीं आता। लाइक मुझे अभी आप कोई चीज़ नंबर्स में समझाएंगे ना तो मुझे कोई समझ नहीं आएगी, जो लेटर्स में समझा देंगे मुझे समझ आ जाएगी, बस वो होता ही नहीं है, मेरे से होता ही नहीं है। तो वो ये था कि करना पड़ता था, फिर फिजिक्स भी पढ़ो, केमिस्ट्री भी पढ़ो, बायोलॉजी भी पढ़ो, फिर सोशल स्टडीज़ और पता नहीं क्या आपने मतलब आप फाइन आर्ट्स स्टार्टिंग से नहीं पढ़ी? स्कूल में तो सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो स्कूल में मैं नर्ड नहीं था। स्कूल में मतलब अच्छे मार्क्स आ जाते थे, अच्छे हो जाते थे, पोजीशन सिस्टम होता था, तो आई थिंक कोई फर्स्ट 10 में कहते थे अच्छी पोजीशंस होती हैं, तो आ जाती थी, 12 तक आ जाती थी। वो जब बाद में जब आर्ट्स में गए और फिर NCA में गया मैं, तो वहाँ पे क्या हुआ कि क्योंकि मेरे लिए तो वो एक इस तरह एक बच्चे को आपने कैंडी के शॉप में खोल दिया है, तो वो अब उसके लिए सब कुछ उसकी मर्ज़ी की चीज़ है। सो उसमें ये होना शुरू हो गया कि मुझे बस हर चीज़ करने में मज़ा आता था। तो उसमें मतलब ज़रूरत भी इससे ज़्यादा मैं ना मेहनत चीज़ों पे कर देता था, ज़रूरत भी नहीं होती थी, ज़्यादा एफर्ट्स लगा देते, एफर्ट भी बेतुका। जैसे कि मुझे याद है हमारी एक असाइनमेंट थी, उसको हमें लैंडस्केपिंग की एक असाइनमेंट थी, तो उसमें उन्होंने हमें कहा कि आप हमें लेके गए, जगह दिखाई, तो उसके बाद पेपर सबमिट कराना था, 5-10 मार्क्स का पेपर था। तो मैं कहा अगर हम लैंडस्केपिंग के असाइनमेंट है तो हम पेपर पे क्यों सबमिट कराएं। तो मैंने वो जो है ना वो पूरी एक गमला खरीदा और गमले पे लिखी। तो वो इतनी बेतुकी बात थी कि उसको मेरी टीचर ने मुझे देख के कहा कि इसकी क्या ज़रूरत थी, मतलब एक पेपर में थी, मैं भी उसको उठा के लेके जाऊँ। पर मुझे शौक ऐसे ही था कि मतलब चीज़ ऐसे है तो ऐसे क्यों नहीं है, मतलब एक डिफरेंट एंगल से आप करना चाहिए। हाँ, क्रिएटिव भी तो माइंड था ना। आई थिंक मेरा मानना है क्रिएटिव सब होते हैं, मुझे लगता है हर इंसान क्रिएटिव होता है, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करते हैं। आई थिंक डरते हैं, और अब आपको डर बहुत होता है हम लोगों को इस चीज़ से कि हम जो चीज़ करेंगे वो ख़राब ना हो जाए, या हम क्रिएटिव नहीं, हमने वहीं बात ख़त्म कर दी। हालांकि देखा जाए तो हम इस्लाम में भी तो कहते हैं अल्लाह की एक उसमें से है, नामों में से अल-मुसव्विर, कि आर्टिस्ट, समबडी हू क्रिएट्स। सो अल्लाह में कहते हैं मैंने हर एक में अपनी एक झलक डाली है, तो इसका मतलब है हम में भी तो एक आर्टिस्ट्री सब में होगी। कितनी खूबसूरत बात की आपने। तो अब वो चीज़ मुझे लगता है सब में है, हम सब कहीं ना कहीं क्रिएटिव होते हैं, हम सब अपनी ज़िंदगी से कहीं ऐसे गुजर रहे होते हैं जो मतलब मैं और आप यहाँ बैठे हैं ना, मैं और आप एक ही जगह पे बैठे हैं कि मुझे इस पूरी जगह में कुछ और याद होगा, आपको कुछ और याद होगा, हालांकि हमने एक ही टाइम स्पेंड किया है। बिल्कुल इसी तरह आपकी टीम को कुछ और याद होगा। तो वो चीज़ जो होती है ना, मुझे लगता है वो क्रिएटिव बनाता है कि अगर आप देखना शुरू करें कि
ये चीज़ ऐसे है तो वो ऐसे क्यों है, तो ऐसे क्यों नहीं हो सकते। यानी हाँ, उसके अदर साइड उसको दूसरी तरह से सोचना है। हाँ। जो ऑलरेडी लोग सोच रहे हैं उससे ज़रा हट के, हाँ, तस्वीर का दूसरा रूप। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको, लेकिन देखें ना, कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने नवाजा होता है। कुछ जिस तरह फ़न कह लें, फ़न के अलावा कुछ इंजीनियर्स हैं तो इंजीनियरिंग स्किल्स हैं बहुत ज़्यादा हैं। तो एक तो होता है ना, हमने खुद से अपना एनालिसिस करना है कि हमारी क्या स्ट्रेंथ्स है, वीकनेस। एक तो होता है कि वाकई में अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा हर किसी को तो दिया है, लेकिन किसी स्पेसिफिक चीज़ में किसी खास लोग को ही चुना होता है, उसको वो मुकाम मिलता है। तो माशाल्लाह आपको सादिक़ैन प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला है। फिर आप फर्स्ट टाइम हम स्टाइल अवार्ड जो सा आर्ट डायरेक्टर का जो सा, माशाल्लाह वी आर प्राउड ऑफ यू, आपने जीता। तो लेकिन ये सारी तो मोमेंट्स वो हैं जो मुझे पता है, लेकिन आपके लिए कौन सी ऐसी मोमेंट थी जिसको आपने वाकई आपको लगा कि दिस इज़ द बेस्ट मोमेंट इन माई लाइफ? आई थिंक बेस्ट मोमेंट, और ये बहुत ही थोड़ा क्लीशेड शायद लगे, पर मेरे लिए जो बेस्ट मोमेंट था ना वो ये था कि जब मेरे अब्बू या मेरी अम्मी जो होते हैं ना मेरा काम शेयर करते हैं, कि उनको ये होता है कि वो जब देखते हैं ना कि, और वो कहते हैं कि हमारे बेटे ने किया, और वो जो है ना आई थिंक उससे ज़्यादा खुशी किसी चीज़ में नहीं मिलती। बिकॉज ये सारी चीज़ें जो आप नाम ले रहे हैं, चीज़ें कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, पर इन दी एंड आपको जब, क्योंकि पेरेंट आपको क्यों आर्ट नहीं करने दे रहे होते हैं, मुझे कई दफ़ा लगता है वो इसलिए नहीं करने देते क्योंकि उनको लगता है फ्यूचर नहीं है इसमें, कि बच्चा आगे जाके क्या करेगा। तो उनको जब वो, मुझे लगता है जब वो उस चीज़ को बताते हैं ना, तो वो ये कहते हैं कि ये कर लिया इसने, अब हमारा वजन नहीं है उसके, यू नो, हम पे वो एक प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है। तो आई थिंक मेरे लिए एक्नॉलेजमेंट सारी उसी टाइम पे मिली है जब पेरेंट्स ने एक्नॉलेज किया हो किसी भी चीज़ को। क्योंकि दुनिया तो कहती रहेगी, करती रहेगी, पर जो आपके माँ बाप हैं, जो आपके अपने इर्द गिर्द के, जो उनके लिए आपको लगता है कि एक लेसन भी है, एक मैसेज भी है वो पेरेंट्स के लिए, जो कि समझते हैं इसमें फ्यूचर। बिल्कुल, बिकॉज आप पता है आपको फ्यूचर किस चीज़ में, आप किसी को भी उठा लें, किसी इंसान को जिसको आप अपना एक आइडल समझते हो, या जिनको आपको होता हो कि ये इंसान है जो मेरे, जिस जैसा मैंने बनना है, आप अगर उसकी स्टोरी हिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो आपको रियलाइज़ होगा इस इंसान ने वही किया है जो उसका दिल चाह रहा था। और ज़रूरी नहीं उसके पास बहुत पैसे हों। हम अगर हैरी पॉटर अगर आपने पढ़ी हो या देखी हो, तो उसकी जो राइटर थी वो एक टाइम पे क्वीन से ज़्यादा अमीर थी, बट जेके रोलिंग जो थी उसके एक टाइम पे शी वाज द पोरेस्ट पर्सन इन यूके, और उसने बुक नहीं लिखी थी, और अपने बच्चे को लेके वो एक कॉफ़ी शॉप में बैठ के किताब लिखती थी, और उससे कोई किताब ख़रीद नहीं रहा था कि बच्चों की किताब एक औरत की लिखी, क्यों कोई यंग बच्चे पढ़ेंगे। और उसने कितनी बड़ी एक वो चीज़ क्रिएट कर दी क्योंकि उसका दिल चाह रहा था। तो आई थिंक जब आप वो करो ना जो आपका दिल चाह रहा है, तो रास्ते खुलते जाते हैं। हाँ, और विल जो सी होती है वो वे बनाती है, आपकी जो विल है, आपकी जो चाहत है, एंड आई थिंक वही चीज़ अगर हम रियलाइज़ कर लेना कि मैं एक ही हूँ और मेरे जैसा कोई नहीं है, और ये हो नहीं सकता, राइट। तो फिर आप, अगर आप एक ही हैं, तो फिर आपकी वर्थ भी कितनी प्यारी बात की आपने, तो आपकी वर्थ भी उतनी। थोड़ा सा हम इतनी सारी बातें हैं, सेगमेंट को थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहूँगी, लेकिन लास्ट इतने मज़े की आपकी इंटरेस्टिंग स्टोरी है सीरियसली। लेकिन एक बात, मैं लाइफ में आपको सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है? मुझे पहले लगता था फेलियर से। पहले मुझे फेलियर से लगता था कि जो चीज़ करने जा रहे हैं वो फेल ना कर जाए उसके अंदर। और अभी भी टू सम एक्सटेंट फेलियर एक ऐसी चीज़ है जिससे बैक ऑफ द माइंड पे उसका डर रहता है। पर अभी मुझे सबसे ज़्यादा जो डर है ना वो ये है कि जो जिस तरह से जो दुनिया के हालात जहाँ पहुँच रहे हैं ना, मुझे डर है कि हमने उसकी बिल्कुल केयर नहीं की, और बहुत जल्द शायद सब कुछ ख़त्म हो जाए, तो ये किसी और चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड ऑफ द वर्ल्ड, या एंड ऑफ द वर्ल्ड से ज़्यादा मुझे फियर ये कि जिन सब लोगों को मैं चाहता हूँ, जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ, उनके लिए, मुझे उनकी हेल्थ के लिए, लाइफ के लिए, लाइफ स्टाइल के लिए, उनका मुझे ज़्यादा डर है। यू आर सो रिस्पॉन्सिबल पर्सन, माशाल्लाह। बहुत मज़ा आया, और जानेंगे लेकिन फर्दर सेगमेंट्स में। इसके साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ब्रेक द स्टीरियोटाइप। तो हाशिम, आप माशाल्लाह टेड टॉक के स्पीकर भी रह चुके हैं, तो आपकी टॉक बड़ी इंटरेस्टिंग थी, उसमें भी आपने फेलियर की ही बात की थी, है ना। तो बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स माइंड में होते हैं, जिसमें से एक फेलियर भी था। लेकिन आपकी लाइफ में अभी तक जितना भी एक्सपीरियंस रहा, एज अ स्टूडेंट, एज अ प्रोफेशनल पर्सन, या फिर एज अ फैमिली मेम्बर, तो और आप आर्ट से एसोसिएटेड हैं, इसके साथ साथ इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज़ होते रहते हैं इंसान के साथ। तो आपको क्या लगता है, कौन सा ऐसा स्टीरियोटाइप है जो आपको बड़ा क्लिक करता है, आपको लगता है यार
मुझे ये ब्रेक करना है, मैं अपने आर्ट के थ्रू या जो भी अपने काम के थ्रू या एज अ पर्सन उसको तोड़ना चाहता हूँ? वैसे तो फेलियर भी है पर मुझे लगता है, और अभी ये बात करते करते मुझे फील हुआ है, आई थिंक कि एक और चीज़ जिसको ब्रेक करना चाहिए वो ये है कि किस तरह से एक जो मेल होता है उसको भी वो भी इमोशनल होता है, और वो भी रो सकता है, वो भी अपसेट हो सकता है, वो भी फेल कर सकता है, वो भी बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि वो भी एक इंसान ही है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ वो ये है कि जिसको हम कॉन्सेप्ट कहते हैं ना कि नहीं, आदमी ऐसे नहीं करता, आदमी रो नहीं सकता, अच्छा चुप करो, औरत थोड़ी है जो रो रहे हो। अब वो चीज़ जो है ना, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है, और उसी की वजह से बहुत सारे हमारे जो लोग होते हैं ना वो डरते हैं बहुत सारी चीज़ें करने से। यानी आपको जो लगता है कि वो जो हमने चीज़ें साइन की हुई हैं, जेंडर जो हमने साइन किए हुए हैं बॉक्सेस में डाला हुआ है, और उसको डाल के, बल्कि उसके अंदर एक्चुअली हमने बहुत ज़्यादा रोल्स बना दिए ये काम ये कर बॉक्स सकता में यही है और ये ऐसे ही और ऐसे, हालांकि ऐसे हो नहीं सकता। सो ट्रू, पॉसिबल नहीं। मैं इसी के लिए काम करती हूँ, तो मुझे मैं बिल्कुल इसको जस्टिफाई कर सकती हूँ। तो आई थिंक उसी में भी मैं देखूँ तो वो फेलियर से ही रिलेटेड है ना, कि आप फेल करेंगे तो आप रो नहीं सकते बिकॉज आप आदमी हैं, आप गुस्सा कर सकते हैं पर एक औरत गुस्सा ज़्यादा नहीं कर सकती, आई समझ। हालांकि ह्यूमंस हैं, ये तो बेसिक ह्यूमन इमोशंस हैं। हाँ बिल्कुल, ये मतलब, लेकिन तब ये चीज़ें जो उनसे ये डिज़ाइन और इसको एंडोर्स भी हम लोग ही करते हैं ना, ये आई थिंक ये करते हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है अब ये चेंज हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आता है जब आप एक यंगर क्राउड को हम देखते हैं जिनको हम जेनजी बोलते हैं, अगर हम उनकी तरफ देखें तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं इन चीज़ों को लेके, कि आप किसको क्या नहीं कह सकते हो, किसको कैसे ट्रीट कर सकते हो, किसको कैसे ट्रीट नहीं कर सकते हो, वो चीज़ें जो हम नॉर्मली कर रहे थे। और उनके लिए एक अगर आदमी रो रहा है तो वो शायद बहुत सारे लोगों को वो चीज़ बहुत अंडरस्टैंडिंग शायद ज़्यादा है, उधर नहीं पहुँचे पर वो है। लेकिन कुछ मीडिया में ऐसी चीजें आती हैं जो दोबारा से सारा वॉश कर जाती हैं, वो कुछ तो ऐसे ड्रामाज आते हैं, देखे ना इतना थप्पड़ मार के जिस तरह दिखाते हैं कि हाँ भाई ये इसलिए बने हुए हैं, और उसी से बहुत कुछ रिलेटेड है। एक बड़ी अच्छी इसके ऊपर एक आपने देखा होगा, वो एक टीवी कमर्शियल आई थिंक आया था, माधुरी थी जिसके अंदर के मर्द को दर्द नहीं होता है ऐसा से करके था, और वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि पहली दफ़ा आप कुछ बता रहे थे उस चीज़ को कि अंडरस्टैंडिंग थी पर हम बात नहीं करते थे उसके बारे में। तो आप लिखें, फिर हम ब्रेक करते हैं और लोगों को एक मैसेज देते हैं कि देखें, ये बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स आपने सुने होंगे, लेकिन ये जो फेलियर वाला है आई थिंक, और जो रूल्स से एसोसिएटेड है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने इमोशंस नहीं शेयर करते और मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है। सो आई थिंक इमोशनल, इसको क्या लिखेंगे? हाँ, एक्सप्रेस करना, आपने मैस्कुलिनिटी से रिलेटेड लिखना है। हाँ, सो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी आई थिंक। बिल्कुल। क्योंकि बेशक मेल हो, फीमेल या ट्रांसजेंडर हो, किसी को भी कोई भी इमोशनल हो सकता है, इमोशंस के साथ सबके साथ बहुत ज़रूरी है। तो ये आप दिखाएं लोगों को। ये है हम टॉक्सिक मेल सारे। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जो है उसको हम आज करेंगे ब्रेक। एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा, बल्कि बहुत दफ़ा, और उसके बाद जला भी देंगे इसको। प्लीज़ इस पे अमल करें, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करें, अंदर एक बॉम्ब ना बना लें और उसको फिर एकदम से फटे दूसरों। तो यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग स्टीरियोटाइप ब्रेक हो चुका है। अब चलते हैं फन सेगमेंट की तरफ। Hashim, are you ready for fun time? I think so. Here is the fun box. ये थोड़ा स्केरी बॉक्स लग रहा है। बहुत स्केरी सा, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो लेट्स सी हाशिम कौन सी ऑप्शन पिक करते हैं। You can choose one card. I think ये वाला। Okay. 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3 से तो नाज़रीन आपको पता चल ही गया होगा कि रैंकिंग है। तो मैं आपको कुछ ऑप्शंस दूंगी, उसमें हमारी एक्ट्रेसेस भी हो सकती हैं, सिंगर्स भी, चूँकि आप एक आर्ट डायरेक्टर हैं और प्रोडक्शन में भी हैं और बहुत स्टाइलिस्ट हैं, अमेजिंग। तो अब देखते हैं भैया हाशिम कैसे ये रैंकिंग करते हैं, उन 3 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसको टाइटल देते हैं। और अगर आप जस्टिफाई या रीज़न बताना चाहें तो किसी एक को चूज़ करके बता सकते हैं कि लीस्ट क्यों चूज़ किया और फर्स्ट क्यों। ठीक है? ठीक है। तो आर यू रेडी? आई थिंक सो। तो फर्स्ट है जी एक्ट्रेसेस की है
तो इसमें माहिरा खान है, सबा कमर और महविश हयात। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। I would say as an actress, I think सबा, महविश, माहिरा। ओके। और उसका रीज़न ये है कि सबा जो है उनको अगर आप देखें तो उन्होंने कंदील बलोच का कैरेक्टर लेके से हम सब उम्मीद से लेके फिर जो अभी कमली मूवी थी, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, महविश में भी उतनी है। सो अगर मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन वो उस तरह से भी शायद उनको अपॉर्चुनिटी का है जो भी है, पर एज अ ह्यूमन बीइंग तीनों मैं आपको बता भी नहीं सकता कितने अच्छे हैं। मैं आपको बता भी नहीं सकता। माहिरा जी के साथ तो मेरा एक्सपीरियंस है। महविश मैं जानता भी नहीं था उनको, और उन्होंने मुझे इतनी अच्छी एडवाइस एक दफ़ा दी थी ना जानते हुए कि मैं कौन हूँ, और कुछ नहीं पता था उनको, मैं एक यंग सा बच्चा था, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी एडवाइस दी थी। और सबा भी इसी तरह से। सबा ने एक दफ़ा मुझे प्रेजेंट भेजा था, मेरा पहली दफ़ा उनके साथ शूट था, और तब तक मेरा नया था। तो उन्होंने एक गाना किया था, उसमें ना वो डॉल्स थी हमारी, एक ट्रेडिशनल डॉल्स होती हैं, ठट्ठा खिडौना से आती हैं, तो उसमें वो थी। तो मैंने ऐसे ही मेंशन किया, मैंने कहा आपने वो गाना किया था तो उसमें एक डॉल्स थी, वो आपको पता है कहाँ से आई थी? मैं भी मुंह फट फजूल, मतलब मैं किससे क्या बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि आप बता दें। तो उन्होंने कहा कि आपको अच्छी लगी? मैंने कहा हाँ। कहती मैं पता करके बताऊँगी। एक दिन मुझे रैंडम नंबर से कॉल है, मेरे पास नंबर नहीं था उनका, और उन्होंने कहा आपका घर का एड्रेस क्या, मैं आपको डॉल भेजूँ, मैंने मंगवाई है। तो वो इतनी स्वीट है वो। और इस तरह माहिरा ने भी बहुत जगहों पे, मतलब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मेरा भी माशाल्लाह काफ़ी लोगों के साथ काम का एक्सपीरियंस है। तो आयरीन पे माहिरा, हाँ, माहिरा के साथ मेरी बहुत ज़्यादा गपशप उनकी रही, मतलब जब शूट कर रहे थे, और फिर केमिस्ट्री कभी कभी मैच हो जाती है इंसान की, तो बड़ी ज़्यादा अच्छा टाइम गुजरा। अच्छा जी, अब बड़ा आपने मुझे लगता है कि बिल्कुल एक रीज़न जो इन्होंने दिया ना, ये नहीं कि बस कि फेवरेटिज्म या कुछ हो, एक प्रॉपर आंसर दिया है। अच्छा, अब आप मुझे सिंगर्स में बताएंगे। उसमें हैं जी अली ज़फ़र, आतिफ़ असलम और अली सेठी। अच्छा, अगर आपको मैं एक डबल चैलेंज कर दूं, क्योंकि आप चीज़ों को अलग स्टाइल से देखते हैं। हाँ। अगर आपका चैलेंज मैं डबल कर दूं, अगर आप इसमें स्टाइल, आर्ट वाला जो फैक्टर है, प्लस उनकी सिंगिंग वाला। आपने क्या नाम लिए? अली ज़फ़र, आतिफ़ असलम और अली सेठी। अच्छा, अली सेठी। अली सेठी फर्स्ट, बस खत्म। वो लगता है बड़े हार्ड फेवरेट हैं आपके। नहीं, स्टाइल की बात है, अली सेठी खत्म। ठीक है। अच्छा, सेकंड थर्ड किसी को नहीं, फिर कब जाया जाएंगे? अली सेठी। ठीक है, 3 में नहीं है। हाँ ठीक है, ओके, 3 में नहीं है। ओके, अब 3 हैं जी और एक्ट्रेसेस, जिसमें हीरा मानी, माया अली और आयज़ा खान। आयज़ा खान, माया अली, हीरा मानी। ओके, तो हीरा मानी को लास्ट में आपने चूज किया है। मैंने एक्चुअली, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं माया और हीरा का कभी कोई ड्रामा नहीं देखा। नहीं देखा? मैं ड्रामे नहीं देखता। तो स्टाइल के लिहाज से अगर कहना है, स्टाइल के हिसाब से अगर मैं देखूं तो आयज़ा, माया, हीरा, उसी तरह है ना? हीरा, हीरा मानी। वो बेचारी आजकल गाना भी गा रही हैं। हाँ। तो वो आपको पता है, फिर लोगों को कैरियर रिस्पॉन्स तो वो आ ही नहीं रहा था। लेकिन जो माया अली हैं और जो आयज़ा हैं, दोनों ने तो फैशन में भी बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा काम। बिल्कुल, वो तो नज़र भी आता है। आई थिंक माया का तो अब ब्रांड भी है क्या? अच्छा, मुझे ये नहीं पता। ब्रांड भी खोला। ग्रेट। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मेल साइड पर। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी तो ब्रेक कर दिया हमने, अब वैसे आते हैं। तो इसमें है हुमायूं सईद, मुनीब भट्ट और दानिश तैमूर। अब ये एक्टिंग और स्टाइल दोनों प्लस करके बताएं। ये जो जिस तरह के व्यूवर्स हमारे गेस्ट हैं, तो उनको चैलेंज भी ज़्यादा। एक मिनट, क्या? दानिश तैमूर, हुमायूं सईद और मुनीब भट्ट। आप किसकी बात करें? स्टाइल के लिहाज से आपने इनकी स्टाइलिंग की है वैसे? इनमें से किसी की नहीं? स्टाइलिंग के लिहाज से आई थिंक मुनीब भट्ट, दानिश, हुमायूं। ओके, गुड। अच्छा ठीक है, ये बड़ा अच्छा आंसर है। अब तो आगे जो फीमेल सिंगर्स की बारी, तो उनमें से मीशा शफ़ी हैं, मोमिना मुस्तहसन हैं और नताशा नूरानी।
तो अब स्टाइल की बात है, ये तो मुझे Style. पता है फिर। Natasha कह रहा हूँ, Misha for sure. First. Misha has defined style. She changes it every time. Like Every Misha के साथ तो time. थोड़ा unfair है Oh my बाकियों के साथ, अगर God. हाँ, इसी बिल्कुल, नाम में ले तो। है ना? But Misha, Natasha भी, if I think Natasha ने उसने गाना किया था छोड़ो, उसमें the way that she styled herself और जो उसका पीछे ideology थी ना, वो बड़ी बहुत strong कम है। लोगों में होती है। लोगों को समझ होती है कि किस तरह से आप एक वेस्ट ईस्ट को मिलाएं, तो वो उनमें Very और फिर- talented हाँ, है। और फिर मोमिना। ठीक। असल में नताशा नूरानी जो सी हैं, वो उनके साथ मैं एक प्रोग्राम में सिलेक्ट हुई थी 10 डेज़ का, जैसे बिग बॉस का होता है ना, इस तरह हम उनको उन्होंने होटल में रखा था एक प्लेस पे, अच्छा। BNU में। अच्छा। और डेली कोई आर्ट से रिलेटेड एक पर्सन आता था, अच्छा। और उसमें फिर हम अपनी स्टोरी शेयर, हमें चैलेंज मिलते थे। तो वहाँ very मोमिन अली nice. मुंशी भी था, मैं भी थी, और नताशा नूरानी। तो इट वाज अमेजिंग टाइम। very nice. तो तब हमारी फ्रेंडशिप हुई थी। अच्छा। और अब मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, सब माशाल्लाह दे आर डूइंग सो गुड, और विद इन वेरी लिमिटेड टाइम, माशाल्लाह। अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा है, बड़े मज़े के जवाब हैं, किसी का दिल आज़ारी ना हो इसमें, बिल्कुल देयर इज़ ऑलवेज रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड यू नो लर्न भी करना है ना हमने एक दूसरे से। अच्छा जी, अब आ जाते हैं पॉलिटिकल स्टाइल की तरफ। यू नो आजकल बड़े वो पॉलिटिक्स में भी फैशन एक नया एक यू नो हॉट टॉपिक है। तो उसमें 3 ऑप्शंस हैं, हिना रुबानी खर और जरताज गुल और शर्मिला फारूकी। आपको पता है आजकल भी सारी एक दूसरे को काट रही हैं। I think Hina Rabani फर्स्ट first. That woman's very classy. यस, Simple and classy. Sharmila Faruqi and सेकंड Zartash Gul. ओके, तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा फन टाइम। थैंक यू। हाशिम, ये हो सकता है कि हम चाय पिएं और गॉसिप्स ना करें? ये तो बिल्कुल पॉसिबल, इम्पॉसिबल सी बात है। चाय तो बनी चाय से, चाय gossip से चुगली, gossips, हाँ। चाय चे से चाय, चे से चुगली। और चे से चास की टाइम, जो कि हमारे सेगमेंट का नाम है। तो मुझे हाशिम पे मुझे पूरा यकीन है, मैं उनसे रिक्वेस्ट ही करूँगी कि हाशिम आपने सही से गॉसिप्स करनी है ना। चलें देखते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि हाशिम आप इतने लोगों की स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है, तो आपको ये भी पता चल जाता होगा कि मैं इसको इस करैक्टर में अगर हो तो ये बंदी बेस्ट है। तो अगर मैं आपको कुछ पॉलिटिशियंस के नाम बताऊं तो आप उनको किसी फिल्मी करैक्टर या कोई भी करैक्टर में रखना चाहें तो कहाँ रखेंगे? ठीक सही है, देखते हैं। हाँ। अच्छा, सबसे पहले शीरी मज़ारी। शीरी मज़ारी, शीरी मज़ारी, इतनी ज़्यादा आजकल वो सुपर विमेन वाली भी आ रही हैं। हाँ, तो आई थिंक उनको मैं देखना, अगर शीरी मज़ारी को मैं देखूं तो मैं उनको देखूंगा डेविल वेयर्स प्राडा में। वाह। अच्छा, और शीरी रहमान को कौन से करेक्टर आफ्टर चेंजेस जो काफ़ी आई हैं? शीरी रहमान को मैं देखूंगा एविटार में। एविटार, ओह ठीक है। अच्छा, अब मेल वाली साइड पे आ जाते हैं, ठीक है, और आप फवाद चौधरी को कौन से करेक्टर में देखते हैं? मौला जाट। और फवाद खान वाला नहीं। अच्छा, दूसरे वाला, पुराने वाला है पुराने ना? वाला। हाँ ठीक है। अच्छा, और शेख रशीद, क्या पता वो भी पहले? शेख रशीद, हाँ, वो मुस्तफ़ा कुरैशी क्या थे? मुस्तफ़ा कुरैशी क्या थे? वो जो कहते हैं मौला जट में, शायद उसका ओ character- नूरी नाथ। नूरी नाथ हाँ थे? हाँ, नहीं उसमें नहीं। शेख रशीद को अगर मैं देखूं तो बेबीज डे आउट। ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट आंसर, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो अच्छा, और आपको अगर कहा जाए सुपरमैन चूज़ करना है या पाकिस्तान इंडस्ट्री में से सुपरमैन फिल्म बनानी है, तो किसको रखेंगे आप? एक्टर्स में से? हाँ, आई थिंक फवाद खान, वैसे मैं भी यही सोच रही थी। क्योंकि और कोई नहीं हो आपका एरीज सकता। स्टार है। कैंसर। क्यों? अक्सर ये पूछ लेते हैं ना, आज सेम हो तो आपका सेम स्टार है। कैंसर।
अच्छा मुझे ये बताएं कि आप जो काम करने में आपको सबसे ज़्यादा दुश्वारी किसके साथ हुई? मतलब कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट था या कौन सा ऐसा आर्टिस्ट था जिसके साथ टांगे काम पे टांग जाती हैं आपके काम करते हुए? कुछ लोगों से डर भी तो लगता है ना ऐसे? नहीं, डर लगता हो? डर मतलब जैसे वो होता है कि यार इसको ये ना हो जाए। नहीं, वो मुझे नहीं होता। किसके साथ नहीं? वो अगर मुझे होता है फिर मैं काम नहीं करता उनके साथ। गुड। और वो ये आउट ऑफ, मैं आपको बताऊं, ये आउट ऑफ प्राइड नहीं है, ये रिस्पेक्ट है कि अगर मैं किसी के साथ मुझे काम करते हुए मुझे डर लग रहा है तो फिर मेरे लिए काम, मेरे लिए मज़ा आता है मुझे काम में, तो फिर मैं क्यों कर रहा हूँ? एंजॉय करता हूँ तो फिर मैं करता नहीं, और या दोबारा नहीं करता। लेकिन आपके लिए जो टफ टाइम था, होता ना टफ प्रोजेक्ट, वो क्या था? बहुत सारे थे, बहुत कोई सारे एक बताएं हैं जो आपको अक्सर याद आता है तो आप कहते हैं यार ये वाकई में इसने तो मेरी। अच्छा, वो उसमें इंसान का होना ज़रूरी? क्या मतलब जानवरों के साथ भी आपने स्टाइलिंग और प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं? सांप के साथ किया हुआ हमने। किया हुआ है? उसकी स्टाइलिंग की थी? नहीं, आराम से बिठा लिया था उसको? ईमान के इर्द-गिर्द लिपटा हुआ था। आई थिंक ऑनेस्टली स्पीकिंग हैं कुछ एक इंसान, बट लाइक नाम नहीं लेना चाहिए। ये देखो ना, ये क्यों हम बात नहीं कर सकते? अभी इन्होंने कहा एक्सप्रेस करना चाहिए, ये क्यों बॉम्ब इकट्ठा ये नहीं करूँगा, दूसरे के साथ बुरा होगा। अच्छा हाँ। चलिए, उसके साथ क्या बाद में आई आपको थी? बताऊँ। कुछ नहीं, बस मुश्किल ये थी कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं थी किसी की भी। अच्छा। तो जब बड़ा छोटा हो जाता है फिर प्रॉब्लम आती है, और प्रोजेक्ट में मसला ये आ रहा था कि जो आपके प्रोजेक्ट को मतलब मेन इंसान है उसके अंदर, वो सारों को बहुत नीचा फील करा रहा था, तो वो अच्छा नहीं लगता। हाँ, ये चीज़ तो वाकई, ये बिल्कुल अच्छी ये बात तो है। एथिक्स के खिलाफ आपने है ना? मीशा के साथ काम किया, माहिरा के साथ काम किया, आपको पता होगा जेन्युइनली एक बड़ा स्टार कभी भी अपने साथ लोगों के साथ, बेशक वो स्पॉट बॉय क्यों ना, उनको रिस्पेक्ट इक्वली देता है। और ये हमारे सारे मेजर स्टार्स, और इवन कि समीना पे ज़्यादा उनके साथ मैंने शो किया, और मतलब मुझे इतना ज़्यादा उन्होंने इतनी अच्छी तरह से वेलकम किया, मैं बिल्कुल उनके साथ बहुत डर रही थी टू बी ऑनेस्ट। जिस तरह मैं आपसे पूछ रही हूँ तो मैंने कहा इतना इट्स अ बिग नेम, और मतलब इतनी उनका इतना नाम है, उनके साथ कैसे मैं बैठ के बात कर सकूँगी? लेकिन ये दूसरे स्टार, इट्स अ म्यूचुअल रिस्पॉन्स ना, आप किस तरह से स्पेस देते हो, यू नो। दूसरा रिस्पेक्ट है। अगर थोड़ा सा मैं इस पर करूँ कि आपकी रिस्पेक्ट है ना, जब आप रिस्पेक्ट किसी की करते हैं तो आपको उससे डर नहीं लगता, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और कोई इंसान जो इतना करके किसी एक मुकाम तक पहुंचा है तो एंड में है तो इंसान ही ना, तो शायद उसको भी मुश्किल लगता हो कि मेरे से कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की। और हाशिम, आपको ये भी नहीं लगता कि ये लगता होगा बल्कि आपको कि ये जो सारे टाइटल्स हैं, ये हमें जो सा एक हम स्पेसिफिक प्लेस पे होते हैं, ये सब एक फ्लूइड है, एक जैसा नहीं रहता वक्त? कभी भी नहीं रहता। हमें इस्लाम में कहते हैं वज़ू जो होता है हिलते पानी से होता है, तो रुकी तो चीज़ है ही नहीं कोई। आप कहीं पे भी एक हद तक नहीं रुक सकते, आपका ऊपर नीचे आना है, और नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे शेबो फ्रास जिंदगी के। तो आप कभी नहीं ये कह सकते कि कौन कभी ऊपर है कौन नीचे है। आपका फेवरेट डिज़ाइनर कौन सा है अपना? सिफ्यूज़, सना यासिर और ज़ारा शाहजहां। मैं कहता हूँ कि अगर मैं एक औरत होती और मेरी शादी होती तो मैं ज़ारा शाहजहां से अपनी पूरा जहेज सब कुछ बनवाती। ज़बरदस्त। अच्छा, और मैंने पढ़ रही थी कि आप जो आर्ट और कलर्स हैं उसमें संजय लीला बंसाली से बहुत इंस्पायर हैं। आई थिंक संजय लीला से मैं इसलिए इंस्पायर्ड नहीं हूँ, आर्ट से मैं ज़्यादा इसलिए इंस्पायर्ड हूँ बिकॉज उन्होंने जो हमारे, जिस तरह से उन्होंने एक इंडियन कल्चर को लेके उसको हमेशा प्रमोट किया है कि इवन रामलीला आप देखें, आप जैसे अभी गगू बाई आई थी और हम सब ने बड़ी अच्छी हमें लगी, लेकिन अगर आप देखें तो वो संजय लीला, वो और देवदास में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो एज एन आर्टिस्ट वो हमेशा अपने आप को चैलेंज करते हैं, उनकी कोई दो प्रोजेक्ट्स सेम भी लगे ना तो वो सिमिलर होंगे, सेम नहीं होंगे, और वो हमेशा देखेंगे कि हिस्ट्री में से कुछ उठाएंगे, उस पर डिटेल करेंगे, बड़े वर्ड स्टाइल से लोग हैं। अच्छा, लेकिन आपने भी तो माशाल्लाह कोक स्टूडियो में प्रूव किया ये है ना, और आपने पूरी हिस्ट्री को एक नए तरीके से आर्ट और डिज़ाइन के थ्रू आपने जिस तरह से दिखाया है, कोक स्टूडियो के जितने भी सीज़न 14 में सब के सब आपने किए, 6 किए हैं, 6 फिर भी अब कितना, इट्स अ बिग नंबर। और आप पसूरी से ज़्यादा आपको फेम मिला या उससे पहले थे, लेकिन ज़्यादा बूस्ट उसके बाद मिला? आई थिंक पसूरी से लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि जो मैं कहता हूँ, जो करता हूँ, मतलब स्टूपिड बात है। एंडोर्स हो गया था वो। और दूसरा आई थिंक कोक स्टूडियो में वैसे भी मैं आपको बात बताऊँ, जिस तरह से हम बात कर रहे थे म्यूचुअल रिस्पेक्ट की, जुल्फ़ी
one of the biggest names in the He's industry. amazing. और वो ऐसे हैं कि वो जितना मोहब्बत और लव उन्होंने दिया है ना, जितना यस उन्होंने बोला हर चीज़, बहुत ज़्यादा कोई नहीं वेलकमिंग बोलता, है। वाकई में नहीं बोलता। तो फिंगर्स क्रॉस्ड फ्रेंड्स। अच्छा, अब फिल्म डायरेक्शन में आ जाते हैं, आपको लगता है कि आप फिल्म भी डायरेक्ट करेंगे? बिल्कुल, मेरी ड्रीम है हमेशा से फिल्म अच्छा, वाह, ये तो फिर मुझे पता मैं तो चल गया। फिल्म Guts feeling। अपनी फिल्म लिख भी चुका था बहुत हद तक, और वो कंप्लीट भी करनी थी, लेकिन फिर कोविड हो गया, तो अभी देखते हैं। अच्छा, पर मेरा वाह, मानना ये है कि जो amazing। करनी है तो खुद पैसों से करनी, ताकि कोई ये ना बोले वाह। अंदर 2 चिप्स डाल दो और एक पेप्सी डाल दो और ये चीज़ें कर दो। हाँ, स्पॉन्सरशिप बिल्कुल, बिल्कुल। कोशिश है। ये तो बड़ा मजे का आपने न्यूज़ अनाउंस किया है, नेक्स्ट अप एंड कमिंग फिल्म डायरेक्टर हाशिम, ये मेरे शो में अनाउंस हुई है न्यूज़। अच्छा हाशिम, ये बताएं कि जब आप फिल्म डायरेक्ट करेंगे तो किस तरह का जॉनरा आपने सोचा है कि क्या? सो देयर 2 जो मैंने सोचा है, एक तो मैं छोटा था जब मैंने सोचा था, और वो तब से चलता आ रहा है, और वो था कि जो हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री में, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में गैप है ना, वो एक यंग अडल्ट फिक्शन नहीं है। हमारा बेसिकली हम लोग देखते हैं फिल्म्स जो होती हैं बड़ों की, और फिर हम देखते हैं फिल्म्स जो बच्चों की होती हैं। तो जो दरमियान में आपके टीनेजर्स होते हैं उनके लिए फिल्म्स नहीं बनती हैं, जिस तरह से बाहर बनती हैं, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स आई, आपकी स्टार ट्रैक, स्टार वॉर्स आई, तो मुझे उस तरह से एक बहुत बड़ा सागा हो ऑन दिस एरिया, जो 3-4 पार्ट्स का हो, फैंटेसी हो सकता है, पता नहीं क्या हो, तो उस पे अभी मैं खैर काफ़ी वो प्रोजेक्ट जब मरते हुए लेकिन अभी ये फोरकास्टिंग करते हैं थोड़ी सी, आप ये बताएंगे कौन से एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को सोचा हुआ है ऑप्शंस में? सारे नए होंगे। सारे नए होंगे? नहीं, फिर ये तो फिर नाइंसाफी होगी ना ये। नहीं, कौन होंगे, मैंने भी कैरेक्टर सोचे नहीं है, पर ऑडिशंस करेंगे आप पहले? नहीं, देखेंगे कौन फिट करता तो है। हाँ, आपको कौन पता फिट करता है? अच्छा, देखेंगे। ये बड़ा पॉलिटिकल वैसे जवाब है ना, अभी पहले से नहीं उम्मीदें लगाना चाह रहे। पर दूसरी फिल्म जो थी मेरी, उसकी तो स्क्रिप्ट वगैरह हो भी गई थी, उसका सब कुछ हो गया, पर वो कोविड की वजह से हमने रोकी थी, तो अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं। कास्टिंग भी हो गई थी? हाफ वे कास्टिंग हो चुकी थी। अच्छा, वो रोमांटिक स्टोरी थी? बेसिकली वो भी 4 लोगों की कहानी जो एक जगह पे, इट्स अ वेरी इमोशनली ड्रिवन स्टोरी अबाउट रिलेशनशिप्स। वाह, ये कुछ डिफरेंट ही होगा, आई होप कि जब भी आएगा। तो नाज़रीन, ये थी हमारी गॉसिप्स, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपने एंजॉय किया हो। मुझे तो बहुत मज़ा आया। तब चलते हैं लास्ट सेगमेंट की तरफ, इतनी जल्दी से वक्त गुजर गया, तो आइए चलते हैं दिल की बात की तरफ। तो हाशिम, दिस इज़ द लास्ट सेगमेंट ऑफ आवर शो। इसमें दिल की बात करते हैं, जो कि स्पॉन्सर किया है स्वीट मैग्नोलिया ने। इन्होंने आपके लिए गिफ्ट हैम्पर भी भेजा, जो कि जाते हुए आपको मिलेगा। लेकिन मैं जाने से पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो हमारे लोगों को सेंसिटाइज़ करें, थोड़ा सा अवेयरनेस दें कि विजुअल आर्टिस्ट आप हैं, विजुअल आर्ट क्या होता है, और जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं थोड़ा सा उनको नॉलेज मिले। आई थिंक विजुअल आर्ट, जिस तरह कहते हैं विजुअल आर्ट, जो नज़र आ रहा है वो आर्ट, बेसिकली जो भी नज़र आने वाली आर्ट है उसको हम विजुअल आर्ट की तरफ आई थिंक लेके जाते हैं। और इसको बेसिकली हर चीज़ आर्ट है। अब तो हम लोग इतनी आगे तक पहुंच चुके हुए हैं कि दुनिया में अब वो सिर्फ एक अच्छी खूबसूरत रियलिस्टिक लुकिंग पेंटिंग आर्ट नहीं होती। अब तो एक एक्सपीरियंस आर्ट होता है, एक एक्सप्रेशन आर्ट होता है, आपका डिजिटल आर्ट आ गया है बहुत ज़्यादा। तो वर्ल्ड कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। तो इन अ वे आई फील कि जो आर्ट है वो बेसिकली जो आप फील कर रहे हैं उसको आप कन्वे कैसे कर रहे हैं, वो आर्ट है। कम्युनिकेशन जो है उसकी आर्ट की वो क्या है, तो वो आप पेंटिंग के थ्रू कर सकते हैं, आप डांस के थ्रू कर सकते हैं, आप राइटिंग के थ्रू कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ के थ्रू कर सकते हैं। तो आई थिंक वो एक आर्ट के उसके अंदर किसी मूव के थ्रू कर सकते हैं। एग्जैक्टली। सो टेक्निकली एवरीबडी इज एन आर्टिस्ट, जैसे मैं शुरू में कह रहा था। एग्जैक्टली, मुझे भी ये लगता है, और मैं अपनी फैमिली को भी जब बताती थी तो उन्हें बताती थी बहुत सारी बातें कहे बगैर भी हो जाती हैं। हाँ, है ना। और बड़ा खूबसूरत मीडियम है। मैंने तो अपनी लाइफ में एक्टिविज़म में भी आर्ट को यूज़ किया, इसीलिए आर्टिविज़म का टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस किया। और दूसरा मैं चाहती हूँ कि आप आर्ट और मीडिया से रिलेटेड अगर पाकिस्तान में आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, कोई आपके दिल में ऐसी बात है जो आप हमारी जो स्पेशली यंग जनरेशन है या उनके पेरेंट्स हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं जाने से पहले। अगर आप देखें ना, हम सब टीवी भी देखते हैं, हम सब सोशल मीडिया भी देखते हैं, और हम देखें तो एक आप जब भी कमेंट्स किसी भी चीज़ के पढ़ें, बेशक वो एक लॉन का कैंपेन है या वो एक किसी बंदे की पिक्चर है या किसी लड़की की पिक्चर है या कोई टॉपिक है, नीचे सिर्फ लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। और वो लड़ाई ये हो रही होती है कि मैं सही हूँ और तुम गलत हो, और पर्सनल लेवल पे लड़ाइयाँ होती हैं। और आपको पता है इसका डायरेक्ट रिलेशन है आर्ट से। अगर आप
अगर आप बचपन से ही आर्ट पढ़ाएंगे बच्चों को, क्योंकि आर्ट क्या होता है, आर्ट ग्रे एरिया होता है, मैथ्स होता है यस नो, फिजिक्स होता है यस नो, आर्ट होता है कि यस और नो के बीच में सब कुछ क्या है। सो कि आप ये भी कैसे, मैं आपको कहूँ ये पिंक पर्पल है, आपके हाशिम ये पर्पल नहीं है, मुझे लगता है कि ये लाइट लाइलैक भी हो सकता है। आई समझ, अब दोनों हम सही हैं, पर मेरी नॉलेज पर्पल पे खत्म हुई थी, आपने उसमें ऐड करके लाइलैक बता दिया। अब वो क्योंकि आर्ट आपको सिखाती है, वो लिटरेचर हो, वो फाइन आर्ट्स हो, आपको सिखाती है कि हर चीज़ के बीच का सब कुछ जो है उसको कैसे देखना है। जब इंसान में ये आना शुरू हो जाता है ना, तो फिर आपको दूसरे का ओपिनियन सुन सकते हैं, क्योंकि फिर आपको पता होता है कि वो जो कह रहे हैं वो अपनी तरफ से कह रहे हैं, बिकॉज आपको आर्ट की अंडरस्टैंडिंग, आपको पता है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म हो रही है। सो आई वुड रिक्वेस्ट, ये कभी पता नहीं कब हो जाए, शायद हम अपनी ज़िंदगियों में देख लें, बट आई वुड एक्चुअली रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू इंट्रोड्यूस आर्ट एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी स्कूल्स ऑल द वे अप टू एटलीस्ट मैट्रिक या पहले तक हो, आर्ट हो, सबको आर्ट करना ज़रूरी हो, नर्सरी में भी हो, फर्स्ट में भी हो, सेकंड में हो, कितना ही लगेगा, 40 मिनट्स एक वीक में कर लें। जैसे ड्राइंग में ड्राइंग कर लें, ज़्यादा होती थी, अब एग्जैक्टली वो ख़त्म होती जा रही है ना। तो अगर थोड़ा सा हम उसको ले जाएं तो ऑनेस्टली बच्चों की एजुकेशन कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। हमें अपनी ही स्टिग्मा लगा देते हैं तस्वीर के साथ, और आई डोंट नो, तो आप तस्वीर ना बनाएं। कौन कह रहा है आपको आप एक इंसानी तस्वीर बनाएं, ना बनाएं, आप अंडरस्टैंडिंग लोगों को दे दें। लेकिन इसमें क्या मतलब बुराई है, पता नहीं, जो कहते हैं वही लोग तस्वीरों में सबसे ज्यादा नजर आ रहे होते हैं। एग्जैक्टली आप देखेंगे जो लोग सबसे ज्यादा किसी औरत की तस्वीर पे बोल रहे होंगे कि वो ये है वो है, उसी की उनकी सबसे ज्यादा तस्वीरें लगी होंगी। ये मुझे अभी तक समझ नहीं आप नोटिस करें, जो बंदा बैठा कह रहे हैं पाकिस्तान में ये बुरा हो रहा है वो बुरा हो रहा है, आप उसकी प्रोफाइल पे जाएंगे तो आप देखेंगे पाकिस्तान में रहता ही नहीं है, तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं? मतलब ठीक है आप बोल सकते हैं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन आप इट्स वेरी सीरियस, यू नो। सो वो हर बंदा क्योंकि एक और नज़र से देख, ये मुझे हंसी अंदर से जो उनसे दुख वाली हंसी आती है, सीरियसली एक मतलब दूसरी तरह की हंसी है, मैं इसको बता भी नहीं पा रही। सो आई रियली होप एंड आई रियली प्रे एंड आई रियली विश कि एक टाइम आए जब हम आर्ट एजुकेशन को नॉर्मलाइज कर सकें, हमारे पब्लिक स्कूल्स में हो सके। और आप अगर ये कर लेंगे तो मैं आपको बात बताऊं, हमारे पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा मसले ऑनेस्टली स्पीकिंग कम क्योंकि हार्मनी आ जाएगी, लोग ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। हाँ, बेशक हमारी करप्शन ना ख़त्म हो, बेशक हमारे बहुत सारे और मसले ख़त्म ना हो, लेकिन एक मसला जो ख़त्म होगा ना, जो लड़ाई है ना, वो कम हो जाएगी आर्ट की वजह से। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। बहुत कम लोग इस चीज़ को एक्सप्लेन इतने अच्छे से करते हैं और इस चीज़ को इम्पोर्टेंस भी देते हैं। तो आई थिंक इससे अच्छा शो का एख्तिताम नहीं हो सकता था। जाने से पहले ये खूबसूरत गिफ्ट थैंक कर दें हमारे स्वीट मैग्नोलिया को। थैंक यू सो मच फॉर दीस ब्यूटीफुल कपकेक्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर में। आई विश कि जो अगर ये हम स्टाइल अवार्ड या जितने भी लग स्टाइल अवार्ड वाले देख रहे हैं, प्लीज़ आर्ट डायरेक्टर की कैटेगरी को नॉर्मलाइज करें, इंट्रोड्यूस करें और हर अवार्ड सेरेमनी में ऐड भी करें, ताकि ये भी एक स्पेस है ना देना। आई थिंक एक स्पेस है, पर उससे पहले आई फील कि उनके एक्नॉलेज करने से पहले आई थिंक ऑल द आर्ट डायरेक्टर्स शुड एक्नॉलेज ईच अदर एंड सब एक कम्युनिटी बनाए। वो तो सबको ही करना चाहिए किसी भी फील्ड में, हर फील्ड में एक्ट्रेसेस हो, एक्टिविस्ट हो, कुछ आप करें तो आप मतलब सारे ह्यूमंस को करना चाहिए एक्नॉलेज। और इसीलिए हम अपने स्पॉन्सर्स को भी एक्नॉलेज करते हैं, दफ्तर खान, गो ग्रीन वेलफेयर सोसाइटी, केसरिया ब्रांड, ट्रैक टी। और इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा आज का शो। मिलेंगे नेक्स्ट वीक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़, चाओ।